हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, इसके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन, इन सब को हमने कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, जाके पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमें समझना है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अकाउंटिंग वाले जब हम समझ रहे थे, जब हमने समझा था कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, तो हमने समझ में आया था कि अकाउंटिंग के अंदर ना बेसिकली 4 काम किए जाते हैं। अकाउंटिंग में कितने काम किए जाते हैं? 4 काम किए जाते हैं, जिसमें से पहला काम था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग करते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के बाद हम लोग करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग लास्ट में हम लोग कर रहे होते हैं इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग या फिर एनालाइजिंग। ये कुछ काम रहते हैं हमारे पास अकाउंटिंग के। ये अकाउंटिंग का प्रोसेस था बेसिकली, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। अगर मैं बुक कीपिंग की बात करता हूँ ना, बुक कीपिंग छोटे लेवल की अकाउंटिंग होती है। ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है, दोनों अलग अलग नहीं है, बट ये अकाउंटिंग का बेसिक लेवल है जिसे बुक कीपिंग बोला जाता है। अब अकाउंटिंग वाले में जब हमने समझा था डेफिनेशन, तो हमें समझ में आया था कि रिकॉर्डिंग में और क्लासिफिकेशन में ये दोनों वो लेवल्स हैं जहां पे हमें बुक्स बनाना होता है या हमें अकाउंट्स बनाना होता है। हमें क्या करना होता है? बुक्स या अकाउंट्स बनाना होता है, इसीलिए इसे बुक कीपिंग भी बोला जाता है। जो पहले वाले जो दो प्रोसेस है ना, वो दोनों प्रोसेस बुक कीपिंग में आते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आता है और यहाँ पे क्लासीफाइंग भी आता है। बट समराइजिंग या एनालाइजिंग या फिर इंटरप्रेटिंग, ये सब चीजें जो है बुक कीपिंग में कवर नहीं किया जाता। सिर्फ दो चीज आती है, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग बोला जाता है। अब बुक कीपिंग में मैं कहता था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो बहुत बेस है, जो बेसिक लेवल है, उसे बुक कीपिंग बोला जा रहा है। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न with the recording of financial transaction and events relating to a business in a significant और orderly manner। तो कहते हैं बुक कीपिंग एक ऐसा फेज है अकाउंटिंग का जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इवेंट्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो किस चीज से रिलेट करते हैं? हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। और ये सब कुछ हम लोग कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर करते होते हैं, जैसा कि हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी समझा था। आगे कहता है बुक कीपिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग को ना अकाउंटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें क्या है? अलग अलग है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होते हैं? दोनों डिफरेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो बहुत बेसिक लेवल है और जो अकाउंटिंग है वो बहुत ही एडवांस लेवल है। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है उसके बाद जाके हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज। बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग फेज है। व्हाइल द अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग फेज। अकाउंटिंग क्या होता है? समराइजिंग होता है। अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? समराइजिंग वाले प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एज अंडर। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो, हमने एक टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश किया है। देखो टेबल क्या कहता है। सबसे पहले बुक कीपिंग में कहता है इट इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये अकाउंटिंग सिस्टम का रिकॉर्डिंग फेज है, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करना मीन्स बुक्स बनाना, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, एंट्रीज पास कर रहे हैं। वही अकाउंटिंग में क्या कहता है? इट इज दिस समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग। ये क्या है? समराइजिंग फेज है। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग कर रहे हैं। ये जो है बेसिकली प्राइमरी स्टेज होता है, ये बेसिक अकाउंटिंग होता है। या जहाँ अकाउंटिंग जो है वो हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है, विच इज बीइंग वेयर द बुक कीपिंग प्रोसेस एंड। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग? जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो तो उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इट इज रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। ये बहुत ही रूटीन वर्क होता है, डेली के डेली हमें करना होता है और इस काम को करने के लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे अगर हमें एनालाइजिंग वाला काम करना है, अगर हमें एनालिटिकल प्रोसेस करना है, उसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बुक कीपिंग वाला ये नॉर्मल अकाउंटेंट भी कर लेता है, बट एनालाइजिंग करना, समराइजिंग करना और इंटरप्रेटिंग वगैरह करना, ये सब कुछ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ज्यादा बेहतर कर पाता है, क्योंकि उसे करने के लिए हमें एक एडवांस लेवल की स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ। ये कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकते हैं, जिसे बुक कीपर बोला जाता है या हम लोग अकाउंटेंट भी कहते हैं। इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ कॉल्ड एज अकाउंटेंट्स। ये कौन करते हैं? हमारे अकाउंटेंट्स या जो सीनियर स्टाफ होते हैं वो लोग कर रहे होते हैं। इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। अब बुक कीपिंग हमें ये नहीं बताता हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बेसिक प्रोसेस है। ये सिर्फ क्या बता रहे हैं? क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं।
फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है। तो इट गिव्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस, ये हमारे बिजनेस यूनिट की कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंस, अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद कहता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने अलग अलग टाइप के हमारे पास हो सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग। अब इसके फॉलोइंग टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। इन्फॉर्मेशन किससे जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा है। तो अकाउंट्स में अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि उसे इनकम स्टेटमेंट बोला जा सकता है। सो दी नेट प्रॉफिट, वो हमें नेट प्रॉफिट बता रहा है हमारे बिजनेस का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हमें प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, लॉस के बारे में बता रहा है। या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस के अंदर में कितनी लाइबिलिटीज है। तो हम बेसिकली एक बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब एक बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके एक साइड पे लिखी होती है हमारी लाइबिलिटीज, एक साइड पे क्या लिखी है? हमारी लाइबिलिटीज, और दूसरी साइड इसके लिखे होते हैं एसेट्स। दूसरे साइड क्या लिखे होते हैं? असेट्स। ये दो बातें इसमें लिखी होती है, और इसके दोनों साइड का टोटल ना हमेशा मैच होता है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब ये लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होते हैं? असेट्स कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के पास है, जिससे बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने वाला है, जिससे बिजनेस पैसा कमाने वाला है, उन सबको क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। जमीन है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, सब कुछ हमारे लिए क्या है? असेट्स है। और लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज यानी कि बिजनेस के ऊपर में जो बोरोइंग्स है बिजनेस की, जो बिजनेस को किसी और को पैसे पे करने हैं, उस पैसे को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। तो जहां से पैसा आने वाला उन सबको एसेट्स बोलते हैं, और जहां पे पैसा जाने वाला उन सबको लायबिलिटीज बोला जा रहा है। वैसे डिटेल में आने वाले हम अगले वाले चैप्टर में समझेंगे डिटेल में कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी एक साइड एसेट्स होता है और एक साइड लायबिलिटी होता है। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये क्या बताता है? ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? बैलेंस शीट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा शेड्यूल एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। उसके अलावा बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट के अंदर में बहुत सारे शेड्यूल या नोट्स होते हैं। अब ये शेड्यूल नोट्स क्या है? जैसे हमने एक बैलेंस शीट बना लिया। अब बैलेंस शीट जो जनरली होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। नॉर्मली 1 या 1.5 पेज का ही बैलेंस शीट रहता है। हम बहुत ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट नहीं बनाते, बट बैलेंस शीट के अंदर में बहुत सारी बातें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। हम बहुत सारी बातें इकट्ठा लिख देते हैं। बाद में उन सबको एक एक करके डिटेल में बताने के लिए हम लोग नोट्स बनाते हैं। बाद में हम क्या बनाते हैं? नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स के अंदर हम लोग डिटेल में लिखते हैं सारी बातें। नोट्स में हम लोग डिटेल में लिख रहे होते हैं सारी बातों को। बैलेंस शीट के अंदर में हम लोग ना सब कुछ क्या करते हैं? शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा एसेट्स, बैलेंस शीट में क्या लिखा होगा? एसेट्स लिखा होगा। एसेट्स के अंदर में हमने जैसे लिख दिया कि हमारे पास क्या है? मशीन है, हमारे पास क्या है? मशीनरी, हमारे पास क्या है? बिल्डिंग है। हम ऐसे लिख देंगे। बट बिल्डिंग में हमारे पास कितनी बिल्डिंग है और उन सबकी अलग अलग वैल्यूज कितनी है, या मशीन में हमारे पास कितनी मशीन है, उन सबकी अलग अलग वैल्यू कितनी है, ये सब कुछ बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। बैलेंस शीट में सब इकट्ठा लिखा जाता है, बट इन सब का डिटेल्स कहाँ लिखा होगा? इन सब का डिटेल हम लोग नोट्स में लिखते हैं। तो ये तीन चीजें होती है हमारे पास। एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या शेड्यूल एंड नोट्स हो सकते हैं जिसके अंदर डिटेल में इन्फॉर्मेशन गिवन होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ब्रांचेस बता सकते हैं कि हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, या सब फील्ड्स कितने होते हैं, या टाइप्स भी बोला जाता है इसको। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे टाइप्स कितने हैं, हमारे अकाउंट्स या अकाउंटिंग कितने अलग अलग टाइप की होती है। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है ना, वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमारी जो बुक है ना, क्लास 11 की अकाउंट्स की बुक, चलो बुक निकालो अपनी अपनी, और बुक में देखो सबसे जो पहला कवर पेज है उसके ऊपर क्या लिखा है? उसके ऊपर लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या लिखा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। इट इज अ सब फील्ड या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद, जो किससे कनेक्टेड है? रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या रिकॉर्ड कर रहा है? हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल इन नेचर वाले के, मतलब पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और जो क्या बता रहा है? एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के एक तरीका, एक सिस्टम, अभी हम लोग सीखेंगे अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। सेम मेथड ही फॉलो किया जाता है हर जगह पे। तो सिस्टमैटिक मैनर रहता है। टू एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, किस लिए बना रहे हैं अकाउंट्स? ताकि हमें पता लग जाए हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड टू
प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ताकि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के पता चल सके। तो ये हो गया अपने पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्लास 12 में भी आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ोगे। इसके बाद जो दो और सब फील्ड्स है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बस इसकी डेफिनेशन है हमारे सिलेबस में, बट कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे किया जाता है ये आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा। जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। या अगर आप सीए कोर्स करते हो या सीएस कोर्स, सीएमए कोर्स करते हो या एमबीए कोर्स वगैरह करते हो, तो वहां पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अभी के लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या। तो पहली चीज अपने पास कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है, इट इज दैट सब फील्ड ऑफ अ ब्रांच अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न है, एस्certainment ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो सामान हम बना रहे हैं ना उसकी कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वो भी निकालने में हमें हेल्प करते हैं। मतलब एक तो टोटल कॉस्ट बताते हैं और पर यूनिट एक सामान को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट है उस कॉस्ट को भी बताता है। ऑफ प्रोड्यूस या प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फर्म, जो हमारा बिजनेस काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कॉस्टिंग बोला जाता है इसको। Then we have management accounting. It is that subfield, a branch of accounting which is concerned with, किससे concerned है, concerned with presenting the accounting information in such a manner that help the management in planning and controlling the operations of a business and in better decision making। एक ऐसा तरीका जिससे हम इस तरीके से अकाउंट्स बना रहे हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है ना उसको हेल्प मिल सके। हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बना रहे हैं ताकि मैनेजमेंट को बिजनेस के डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सके। हम मैनेजमेंट कौन होते हैं, हम समझ रहे थे पिछली क्लास में, बिजनेस को चलाने वाले लोगों को, जो मैनेज कर रहे लोगों को, मैनेजर्स को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। अब इन मैनेजर्स को अपने डे टू डे बेसिस पे ना बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और इन डिसीजंस को लेने के लिए अकाउंटिंग जो हेल्प करते हैं इनकी, उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग के हमारे पास क्या है, तीन अलग अलग टाइप्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्टेड या यूजर्स या फिर पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूजर्स कौन कौन होते हैं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। मतलब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज करेगा, हम किस किस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन किस किस के काम की है, या कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारी इस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो सकता है, उन सबको क्या बोलते हैं, यूजर्स कहते हैं। अब देखो यूजर्स कितने हैं हमारे पास, यूजर्स की बेसिकली दो कैटेगरी है, इंटरनल यूजर्स वर्सेस एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन, जो हमारे बिजनेस के कोर मेंबर्स होते हैं ना उनको इंटरनल यूजर्स बोला जाता है। जैसे कि हमारे ओनर या हमारे मैनेजमेंट, ये हमारे बिजनेस के इंटरनल यूजर्स हैं। बाकी सबको एक्सटर्नल बोला जाता है। अब एक्सटर्नल में कौन कौन है, एक्सटर्नल में इन्वेस्टर्स है हमारे पास, या फिर क्रेडिटर्स है हमारे पास, लेंडर भी हो सकता है, टैक्स अथॉरिटीज, एम्प्लॉयज या अदर लोग, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि इन लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन में एक्चुअल में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस तरीके से इन इन्फॉर्मेशन को यूजर्स यूज करते हैं। तो पहले हमारे पास कौन है, ओनर। अब ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, उसको ये जानना है कि रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट कितना आया, फाइनेंशियल हेल्थ कितनी हमारी कंपनी का है, बिजनेस का। आप सोच के देखो, आपने किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि हमारे बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट कितना आ रहा है। रिटर्न माने क्या, रिटर्न माने प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ रहा है, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा डूबने वाला है, कंपनी बंद होने वाली है। तो ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं एज अ ओनर। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, टू टेक वेरियस डिसीजन लेने के लिए। मैनेजर्स को डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल यूजर्स में एक है हमारे पास इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है, अगर हमारी कंपनी को फंड्स की नीड है, एक तो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट अगर ओनर को और फंड्स की नीड है तो मार्केट में किसी ऐसे बंदे को ढूंढता है जो उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर बोलते हैं। अभी जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है ना, ये क्या करता है, इसको भी हमें इन्वेस्टमेंट देने से पहले ये बंदा क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, इन चीजों के बेसिस पे ये चेक करता है कि एक्चुअल में बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सही बात है ना, अगर आपको भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आप चेक तो करोगे ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस डूबने वाला है। सोचो, डूबते बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। फिर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। अब अगर किसी से हम खरीद रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, क्या हम उसको उधार चुका सकते हैं या नहीं चुका सकते, हमारी एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे डेट, हमारा जो बिजनेस है क्या उसके लोन को चुकाने की पावर उसके पास है या नहीं है। बेसिकली वो जानना चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी अच्छी है, तभी तो लोन देगा, सॉरी तभी तो हमें उधार सामान देगा। देन वी हैव लेंडर्स। अब लेंडर्स कौन होते हैं, जो हमें उधार देने वाले, जिससे हम लोग लोन लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम गए बैंक के पास, हम किसके पास गए,
हम बैंक के पास लोन मांगने के लिए, हमने बैंक को बोला कि बैंक मुझे लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए। अब क्या बैंक बिना कुछ वेरीफाई करे हमें लोन दे देगा? नहीं, बैंक वेरीफाई करेगा। और बैंक क्या वेरीफाई करेगा? अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा। तो इस तरीके से लेंडर्स को भी इंटरेस्ट होता है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देन टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज माने गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के, इन सबको भी हमारे बिजनेस के अकाउंट चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सबको टाइम टू टाइम अपना टैक्स का पैसा चाहिए होता है। और टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? हमने समझा, जैसे इनकम टैक्स है वो तो इनकम पे कैलकुलेट होता है, इनकम प्रॉफिट से पता लगेगा और प्रॉफिट अकाउंट से पता लगेगा। तभी तो इनको अकाउंट चाहिए ना, ताकि ये लोग चेक कर सके कि हम टाइम से टैक्स जमा करवाते हैं या नहीं करवाते। देन वी हैव एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयज को भी हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब एम्प्लॉयज यानी कि वो लोग जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब इन लोगों को क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? ये बात जानने के लिए कि क्या हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, क्या उनको ज्यादा सैलरी मिल सकती है नहीं मिल सकती, क्या उनको वेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेदर देयर ड्यू जो कि पीएफ ईएसआई वगैरह वो डिपॉजिट हो रहा है या रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, ये वो जानना चाहते हैं। सोचो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर वो कंपनी लगातार लॉस कर रही है तो क्या वो आपकी सैलरी इंक्रीज करेगी? क्या वो आपको प्रमोशन देगी, बोनस देगी? नहीं देगी, उल्टा हो सकता है शायद जॉब से निकाल दे। क्योंकि जब कंपनी की हालत खराब है तो वो आपको कैसे मेंटेन करेगी? इसलिए हमेशा जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को चेक करते रहते हैं। लास्ट में कुछ अदर्स भी हो सकते हैं। अदर्स में जैसे कि कस्टमर्स को हमारी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रहता है। कस्टमर्स को जानना है कि जिस चीज का हम सामान खरीद रहे हैं वो कंपनी कैसी है, वो किस तरीके से बिजनेस कर रही है, इसके बारे में इंटरेस्ट हो सकता है। रिसर्चर्स को, जो लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनको भी हमारी इन्फॉर्मेशन की नीड हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोला जा रहा है, जो हमारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं ताकि उनके बेसिस पे वो अपनी एनालिसिस कर सके। तो आज की क्लास में हमने समझा कि अकाउंट्स के अंदर ये बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, कितने अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं और यूजर्स कौन कौन होते हैं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन।